Today I will discuss the most important question from ecology. Question number 1 is given here. Which of the following is not true about the ecosystem? It represents all living organisms and physical environment in given space time unit. This is correct because of an ecosystem is interrelationship between living organism and non-living organism. Living organism include such as animals, plant and microorganisms, and non-living organisms include temperature, pressure, humidity. It means the physical environment. Second one is it is a functional unit. This is also correct. Third, it has its own productivity. ये भी सही है. ऑप्शन डी दिया है इट इज अ क्लोज सिस्टम. दिस इज नॉट करेक्ट. इट इज अ क्लोज सिस्टम. दिस इज नॉट करेक्ट. एन इकोसिस्टम इज अ ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल ओपन होता है, मतलब कोई इसकी क्लोज बाउंड्री नहीं होती है इकोसिस्टम में. इकोसिस्टम में किसी भी प्रकार की क्लोज बाउंड्री नहीं होती है क्योंकि ओपन एरिया होता है. यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच कोई भी बैरियर नहीं पाया जाता है. तो नॉट ट्रू. ऑप्शन डी इज करेक्ट. सेकेंड वन इज which one of the following is the best description of the term ecosystem? A community of organisms interacting with another. B is that part of the earth which is inhabited by living organisms. C is a community of organisms together with the environment in which they live. तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है. ओके. अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द इन्वायरमेंट. बहुत ही सामान्य सी बात है कि जो इन्वायरमेंट है ओपन सिस्टम है इन्वायरमेंट का, तो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों साथ साथ रहते हैं. तो वही दिया कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, जहाँ पर वे निवास करते हैं. ठीक है, जहाँ पे वो रहते हैं. डी दिया है फ्लोरा एंड फना ऑफ अ जियोग्राफिकल एरिया. तो ये तो बहुत ही ब्रॉड एक्सप्लेनेशन हो गया. फ्लोरा एंड फना. फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट और फना मीन्स एनिमल और जियोग्राफिकल. ये तो बहुत ही मतलब ब्रॉड डिस्क्रिप्शन हो गया. ठीक है, तो बात कर रहा है सिर्फ इकोसिस्टम के बारे में, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन. अभी बताया था इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट. तो ए वाला जो है सही हो जाएगा. यह ऑप्शन देखिए कैसे बना, मैन एंड फॉरेस्ट दिया है. ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा ए वाला सही हो जाएगा. सॉइल एंड वाटर दिया, हस्बैंड एंड वाइफ, इसका तो कोई मेल ही नहीं है, फर्जी का है, इसमें डाल दिया गया है. ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय. तो जस्ट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. एजी टेंसले बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. एजी टेंसले. तो एजी टेंसले ने इकोसिस्टम टर्म का सबसे पहले प्रयोग किया था. ठीक है, और अगर पूछा जाए फादर ऑफ इकोसिस्टम, तो फादर ऑफ इकोसिस्टम अर्नेस्ट हैकेल हो जाएंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मीन्स मैन मेड इकोसिस्टम, मानव द्वारा निर्मित. तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? फॉरेस्ट मानव ने बनाया नहीं है, पॉन्ड्स नहीं बनाया, फील्ड हो जाएगा. मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा फील्ड हो, यानी कि फील्ड मतलब होता है खेत जहाँ पे क्रॉपिंग की जाती है, क्रॉपिंग एंड कल्टीवेशन किया जाता है, पेड़ मतलब कि फसल लगाई जाती है. ठीक है, फील्ड मैन मेड इकोसिस्टम होता है और इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल.
Question number 6 is which of the following is an artificial ecosystem? This question is also repeated. Artificial ecosystem, फॉरेस्ट लेक, राइस फील्ड. एक दूसरे थोड़ा सा चेंज कर दिया. राइस फील्ड जो है मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है. क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द इन्वायरमेंट इन अ गिवन एरिया नोन एज. इन अ गिवन एरिया नोन एज. फर्स्ट वन ही दिया है ऑप्शन ए पॉपुलेशन, सेकेंड दिया है कि कैरिंग कैपेसिटी, थर्ड दिया है पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ बायोमास एंड डी नन ऑफ द एबव. नन ऑफ द एबव. तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी. द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द इन्वायरमेंट इन अ गिवन एरिया. तो कैरिंग कैपेसिटी होगा, पॉपुलेशन नहीं होगा, पिरामिड ऑफ नंबर्स भी नहीं होगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. If you solve the previous year question paper, you will get most of the questions are repeated. So this is the very important to solve the PYQ. PYQ means previous year question paper. As it is पूछा ही जाता है, बिल्कुल ऐसे ही सेम क्वेश्चन आंसर. थोड़ा सा क्या होता है, पैटर्न चेंज कर दिया जाता है, मतलब कि ऑप्शन थोड़े से चेंज होते हैं, बाकी पैटर्न वही होता है. यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म, which one of the following term describe not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organism. तो ए दिया है इकोटोन, बी दिया है इकोलॉजिकल निके एंड सी हैबिटेट एंड थर्ड दिया, फोर्थ दिया है यानी कि डी दिया है होम रेंज. तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए, इकोलॉजिकल निके. एक बार फिर से देखिए दिया है, डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट आल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. इकोलॉजिकल निके. इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले आप यहाँ पे हम पूरा डिस्कशन तो नहीं करा सकते, केवल हम क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं. तो सबसे पहले आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए. इन एनी बुक आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं जो आपके पास हो. उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए तो बहुत ही मज़ा आएगा. क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. वह कौन सा इकोसिस्टम है जो सबसे बड़ा जो है एरिया कवर करता है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा एरिया कवर करता है. तो इसमें देखिए ए दिया है डिजर्ट इकोसिस्टम, बी दिया है ग्रासलैंड, सी दिया है माउंटेन इकोसिस्टम एंड डी दिया है मरीन इकोसिस्टम. तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि 71% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अर्थ इज वाटर है. 71% एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वाटर. तो इसमें से बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें से मरीन इकोसिस्टम हो जाएगा, मरीन. ठीक है, समुद्र का जो पारिस्थितिक तंत्र है सबसे बड़े एरिया में फैला हुआ है. देखिए तेलंगाना पीएससी, यूपी लोअर पीएससी पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड. देखिए सेम क्वेश्चन है. यहाँ पर देखिए ओशन हो जाएगा, ओशियन समुद्र, और यहाँ पे मरीन इकोसिस्टम था. ठीक है, देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही है, एक ही तरह का है, लेकिन इसमें ये ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया. विच आर द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. इकोलॉजिकल बैलेंस को कौन मेंटेन नहीं करता है. ठीक है, तो यहाँ देखिए बैलेंस कैसे मेंटेन होगा. यहाँ पे एफॉरेस्टेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए, रेन वाटर का मैनेजमेंट करके, यानी जो वर्षा का पानी है उसको इकट्ठा करके उसको मैनेज करके पेड़ पौधों के लिए उपलब्ध कराया जाए, और बायोस्फीयर रिजर्व. तो बायोस्फीयर रिजर्व भी है. तो इसमें कटिंग फॉरेस्ट जो है, ये वाला आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा. डज नॉट मेंटेन हेल्प टू इकोलॉजिकल बैलेंस. इकोलॉजिकल बैलेंस को ये कटिंग फॉरेस्ट जो है
नहीं करता है। बहुत ही आसान सा भी सवाल है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया। देखिए सेम क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया। वहाँ पे कटिंग फॉरेस्ट था, यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों का काटा जाना, ठीक है। तो यहाँ देखिए डिजर्टिफिकेशन दिया है। डिजर्टिफिकेशन मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी भूमि और रेगिस्तान बिल्कुल बन जाए, ठीक है, तो डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा। फूड्स एंड फेमाइन्स दिया हुआ है। इसके बाद रेनफॉल वेरिएशन। तो वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, तो बहुत ही सामान्य सी बात है, अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जंगलों को काट दिया जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट ऑफ द डिस्टर्ब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट दैट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। देखिए सारे क्वेश्चन एक ही जैसे मिलते जुलते हैं। तो इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में यहाँ भी पूछा जा रहा है, कौन डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ भी देखिए सोशल फॉरेस्ट्री ये नहीं होगा। वन महोत्सव, वन महोत्सव तो बहुत अच्छी बात है। वन महोत्सव में क्या किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है पेड़ पौधों को लगाने के लिए। एफॉरेस्टेशन मतलब क्या हुआ कि पेड़ पौधों का लगाना, जंगल का लगाना, मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना। सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है, ये तीनों देखिए एक जैसे हैं। लंबरिंग हो जाएगा, लंबरिंग इसमें ऑप्शन से हो जाएगा ए वाला, ठीक है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। क्वेश्चन नंबर 14 इज, क्वेश्चन नंबर 14, द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय। हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं। जब आप इकोलॉजी का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें होता है फूड चेन पढ़ते हैं हम। फूड चेन में क्या होता है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो उसमें पहले प्लांट आते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, और लास्ट में क्या आते हैं, डिकम्पोजर्स आते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है, ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय। हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब प्लांट होते हैं। कार्निवोरस ऐसे एनिमल्स जो कार्निवोरस मांसाहारी जंतु जो मांस का सेवन करते हैं। ओमनीवोरस मतलब जो सब कुछ खाते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट लेवल जो है ट्रॉफिक लेवल का, इसमें ओमनीवोरस हो जाएगा, ये ओमनीवोरस ट्रॉफिक लेवल का। और डिकम्पोजर सबसे लास्ट में। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो भी मतलब जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो भी रेसिड्यू होते हैं, रेसिड्यू रिमेन बचे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, सड़ा छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके उनको क्या करते हैं, वो मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिकम्पोजर्स, इसमें ऑप्शन होगा सी, ओमनीवोरस। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। बताया था कि बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक एंड ए बायोटिक। तो बहुत ही आसान है। बायोटिक, बायोटिक मतलब क्या होता है, जिसमें जीवन पाए जाने की संभावना होती है, जो जीवित है, ठीक है। ए बायोटिक मतलब जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो बायोटिक में क्या होगा, प्लांट, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स बायोटिक में आते हैं। ए बायोटिक बताया था कि फिजिकल इन्वायरमेंट, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पूछा गया नॉट बायोटिक कंपोनेंट, मतलब कि ए बायोटिक कंपोनेंट पूछा जा रहा है। तो इसमें से देख लीजिए, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता वही ए बायोटिक कंपोनेंट होगा। एनिमल होगा नहीं, प्लांट होगा नहीं, बैक्टीरिया होगा नहीं, दिस इज एयर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए बहुत आसान होता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। और कोई भी आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे या कोई भी एग्ज़ाम देंगे, तो जनरली स्टेट पीसीएस में क्या होता है, 6 से 8 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इन्वायरमेंट से, और बहुत ही आसान होते हैं, जनरल अवेयरनेस पे आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी,
तो बहुत ही आसान है, इसको आप याद कर लीजिए। कहीं पर भी अगर इस तरह का है तो सोलर एनर्जी बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि पूरा जो अर्थ है, पूरे जो अर्थ को एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है? सन से प्राप्त होती है एनर्जी। सन इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ। तो इकोसिस्टम कहाँ का है? अर्थ पे इकोसिस्टम है, तो यहाँ पर क्या होगा? सोलर एनर्जी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ फूड चेन मैन इन, फूड चेन में एक जो है मानव कहाँ पर आता है? ठीक है, अभी बताता फूड चेन में क्या होता है। पहले तो प्लांट्स होते हैं फूड चेन में, प्लांट्स जिसे हम जनरली कहते हैं प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर हो गए। इसके बाद कंज्यूमर्स आते हैं, तो कंज्यूमर्स के में क्या होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो ह्यूमन बीइंग क्या है? ह्यूमन बीइंग प्राइमरी कंज्यूमर भी है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। प्राइमरी कंज्यूमर मीन्स शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी कौन सा है? प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर ह्यूमन बीइंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बार बार पूछा जाता है। 10% लॉ इज रिलेटेड विथ 10%। अभी फूड चेन के बारे में बताया था, तो फूड चेन में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, केवल 10% एनर्जी, प्योर एनर्जी जो है ट्रॉफिक लेवल में नेक्स्ट वाले को मिलती है, केवल 10% एनर्जी, बाकी 90% एनर्जी जो है खर्च हो जाती है। तो 10% लॉ, इसको भी याद करिए। 10% लॉ ऑफ एनर्जी वॉज गिवन बाई लिंडमैन। लिंडमैन कहते हैं इनको, LINDMAN, लिंडमैन, जिसे लिंडमैन कहते हैं। तो लिंडमैन ने, ये भी पूछा गया, बार बार पूछा जाता है कि 10% लॉ किसने दिया था इकोसिस्टम में? तो लिंडमैन ने दिया था। ओके, तो पूछा जा रहा है 10% लॉ किससे रिलेटेड है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। भी बताया था, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी होती है, केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, बाकी 90% एनर्जी क्या होती है? यूज हो जाती है। उसी को कहते हैं 10% लॉ। ठीक है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, इन द मरीन इन्वायरमेंट, मतलब कि जो ओशियनिक इकोसिस्टम की बात कर रहा है, जो समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र उसके बारे में बात कर रहा है। इन द मरीन इन्वायरमेंट द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर। तो मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं सी शोर पे पाए जाते हैं, ठीक है, और समुद्र में भी ज़्यादा गहराई पे नहीं होते हैं, इन्हें कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन, प्लैंक्टन मतलब होता है कि तैरने वाले, फाइटो मतलब प्लांट। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, उसके बाद जू प्लैंक्टन होते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात कर रहा है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर इज फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, और जहाँ फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वहीं पर जू प्लैंक्टन पाए जाते हैं। जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन क्या होते हैं? ये छोटे छोटे जीव होते हैं जो क्या करते हैं? फाइटोप्लैंक्टन को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और वहीं पर क्या होगा? छोटी मछलियाँ पाई जाती है, फिर क्या होती हैं? बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से एक ओशियनिक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन। क्वेश्चन नंबर 20, अमंग द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर सिस्टम इज, द प्रोड्यूसर सिस्टम इज, प्रोड्यूसर की बात कर रहा है। अभी हमने बताया था कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उसके बाद कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं? फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो फूड प्रोड्यूस इकोसिस्टम में कौन करता है? फूड का प्रोडक्शन कौन करता है? ग्रीन प्लांट करते हैं, एनिमल तो करेंगे नहीं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आज हम केवल 20 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, और यह जो है डेली पर डे चलता रहेगा। आपको सिर्फ क्या करना है? चैप्टर पढ़ लीजिए, चैप्टर पढ़ने के बाद यहाँ से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं।